Hello students, myself Desmukh Singh, Assistant Professor Chemistry, Government College धौलपुर। डिस्कनेक्शन अप्रोच की लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करते समय हमें कौन कौन सी गाइडलाइन का यूज करना ज़्यादा बेटर रहता है, और वहाँ पर मैंने 8 गाइडलाइन आपको बता दी थी। उससे आगे हमें यहाँ डिस्कस करना है। उन 8 गाइडलाइंस को मैं एक बार से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। तो पहली गाइडलाइन ये थी कि जब भी हमें किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करना होता है तो हमें कोई भी रिवर्स और रियल केमिकल रिएक्शन के थ्रू, वर्केबल रिएक्शन के थ्रू हमें उसको डिस्कनेक्ट करना होता है। दूसरा मैंने ये बताया था कि मान लीजिए 2 पार्ट किसी भी चेन के जुड़े हुए हैं और वो किसी हेटेरोएटम से जुड़े हुए हैं, तो नेक्स्ट टू हेटेरोएटम वाला बॉन्ड हमेशा ब्रेक किया जाता है। ठीक है। तीसरी गाइडलाइन में मैंने ये बताया था कि अगर हमें कीमो सेलेक्टिविटी से बचना है तो हमें मोर रिएक्टिव ग्रुप को पहले डिस्कनेक्ट करना होगा। कीमो सेलेक्टिविटी क्या है, कैसे इफेक्ट करती है, इसको हम एक वीडियो के माध्यम से अलग से समझेंगे। अगली गाइडलाइन में मैंने ये बताया था कि आपको सही ऑर्डर ऑफ इवेंट का फॉलो करना चाहिए। इस तरीके से डिस्कनेक्शन होना चाहिए उस टारगेट मॉलिक्यूल का कि एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट हमको मिल सके। अगली गाइडलाइन में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होता है, जिसे हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, उसको पहले डिस्कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसका सिंथेसिस लिखेंगे तो सिंथेसिस लिखने की वजह से वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वहाँ पर इंटरप्शन करता है। ठीक है। अगली जो गाइडलाइन थी उसमें मैंने ये बताया था कि हम FGI के थ्रू यदि कोई भी ग्रुप जोड़ रहे हैं तो वो किसी अदर ग्रुप का डायरेक्टिव इफेक्ट को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए अदर सब्स्टिट्यूटेंट को हमें ऐड करना चाहिए बिफोर और आइदर बिफोर और आफ्टर द FGI। अगली गाइडलाइन में मैंने ये बताया था कि आप एक डमी अमीनो ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इस डमी अमीनो ग्रुप को बाद में, ठीक है, बाद में इस डमी अमीनो ग्रुप को आप हटा भी सकते हैं। किसके द्वारा? डाइज्यूटाइजेशन और रिडक्शन की रिएक्शन के द्वारा। ठीक है। अगली जो लास्ट गाइडलाइन और जो मैंने आपको डिस्कस की थी, जो 8वें नंबर की है, जिसमें मैंने ये बताया था कि ऐसे सब्स्टिट्यूटेंट जो कि टारगेट मॉलिक्यूल में हैं, जिनको कि इंट्रोड्यूस कर पाना, जिनको लगा पाना बहुत कठिन काम होता है और एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, उनको हमें उन ग्रुप्स को, उन फंक्शनल ग्रुप को हमें डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए, और जो हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उसी में वो ग्रुप होने चाहिए। ठीक है। ये यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, इससे आगे हमें देखना है। गाइडलाइन की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 रिएक्शन दिखाई हैं जिनसे आप पहले से भी परिचित हैं। एक है हमारा फ्रेश रीअरेंजमेंट और एक है राइमर-टीमान रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन जो हैं, इनमें एक्चुअलिटी में होता क्या है, जिनमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट हमारा जनरली बनता है। इक्वल आर 2 रिएक्शंस विच कैन इक्वली लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट। जो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट वहाँ पर मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। These can be used to introduce ortho substituent with other substituent present, but one OH group is needed in molecule। इसका अर्थ यह हुआ कि इन 2 रिएक्शंस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, फ्राइस रीअरेंजमेंट और राइमर-टीमान रिएक्शन जो है, उसमें हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट एक मेजर प्रोडक्ट बनता है। यहाँ से इन रिएक्शंस का यूज करते हुए हम ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेंट वाला कोई भी क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पर कोई OH ग्रुप उस कंपाउंड में, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है उस रिंग को, क्योंकि जब ये ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो ये ग्रुप को एक्टिवेट कर देगा। इन दोनों, चाहे वो फ्रेश रीअरेंजमेंट हो रहा हो या राइमर-टीमान रिएक्शन हो रही हो,
और वहाँ पर रिएक्शन आसानी से ऑपरेट हो जाएगी। और जो ऑर्थो प्रोडक्ट के रूप में हम जिस फंक्शनल ग्रुप को वहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं वो फंक्शनल ग्रुप आसानी से ऐड हो जाता है। तो इस गाइडलाइन का यूज करते हुए हम किसी भी OH ग्रुप कंटेनिंग कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल में हम ऑर्थो प्रोडक्ट वाला डेरिवेटिव ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपको ऑर्थो स्थिति पर कोई भी ग्रुप इंसर्ट करना है वहाँ किसी रिएक्शन की हेल्प की सहायता से हम क्या करते हैं, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट वहाँ ऑब्टेन कर लेते हैं जिससे ऑर्थो प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो जाए। तो वहाँ पर हम इन दोनों रिएक्शंस का यूज करते हैं, फ्राइस रीअरेंजमेंट और राइमर टीमान रिएक्शन का हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा फिनॉल के केस में राइमर टीमान रिएक्शन होती है, वहाँ पर यदि वो CHCl3 और KOH के साथ यदि होती है तो वहाँ हमारा CCl3 या हम बोल सकते हैं डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 वहाँ पर इंटरमीडिएट के रूप में रिएक्शन देता है फिनॉल के साथ और हमें सैलिसिलएल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, OH की ऑर्थो पोजीशन पर CHO लगा होता है, मेन प्रोडक्ट वही मिलता है। लेकिन यदि राइमर टीमान रिएक्शन फिनॉल की किसके साथ कराई जाए, CCl4 और बेसिक मीडियम KOH के साथ कराई जाए तो वहाँ पर हमें सैलिसिलिक एसिड OH के रेस्पेक्ट में COOH जो होता है और OH आपस में एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर रहते हैं तो वो हमको ऑब्टेन होता है। फ्राइस रीअरेंजमेंट में भी ऐसा ही होता है, वहाँ पर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और हमको ऑर्थो स्थिति पर COCH3 जैसे हम रिएक्शन करा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि रिएक्शन किसकी सहायता से करा रहे हैं, एसिटिल ग्रुप जनरली वहाँ पर जुड़ जाता है, उसे हम बोलते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट। जिसे अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शन वो करा रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं फोटो फ्राइस रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर हमें ऑर्थो डेरिवेटिव वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो जब हमें ऐसी कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है कि हमें ऑर्थो प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन करना हो तो हमें फ्राइस रीअरेंजमेंट या राइमर टीमान रिएक्शन का यूज करना होता है। लेकिन उसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपका जो रीजेंट है जिसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो उसके पास OH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट गाइडलाइन की यदि हम बात करें जो है हमारी 10वीं, ड्यूरिंग डिसकनेक्शन अवॉइड सीक्वेंसेज दोज रिएक्शन विच में लीड टू अनवांटेड रिएक्शन which can takes place at any other site in the target molecule. These reactions may reduce the yield of target molecule. तो देखिए जनरली होता क्या है कि हम डिस्कनेक्शन करते टाइम ऐसी प्रोसेस का फॉलो करते हैं जिससे कि सही ऑर्डर ऑफ इवेंट का यूज करते हुए हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑब्टेन कर सकें और उन सिंथेटिक इक्विवेलेंट के द्वारा हम आसानी से उस टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कर सकें। लेकिन हमें डिस्कनेक्शन करते टाइम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर कुछ इस तरीके के रीजेंट हमें यूज में ना लेने पड़े जहाँ जो हम रिएक्शन नहीं करवा पा रहे हों वो भी रिएक्शन साइड वाइज रिएक्शन के रूप में हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल को जब हम डिस्कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वह है दो, मान लीजिए दो डिफरेंट रिएक्टिविटी के फंक्शनल ग्रुप हैं तो दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जबकि हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि एक फंक्शनल ग्रुप ही हमारा ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो, तो वहाँ पर कोई अनवांटेड रिएक्शन हो सकती है जिस रिएक्शन को हम नहीं चाह रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उस रिएक्शन से जो हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है या जो टारगेट मॉलिक्यूल हम जिसको सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं वो हमको ऑब्टेन नहीं होगा। ऐसी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल की जो यील्ड है वो कम हो जाए। तो हमें इस तरीके के सूटेबल रीजेंट्स का यूज करते हुए हमें टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट कराना होता है तथा उसका सिंथेसिस लिखना होता है जिससे कि अदर साइड वाइज रिएक्शन ना हो, जिससे कि हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो अधिक से अधिक यील्ड में हमको ऑब्टेन हो सके। ठीक है, अगली गाइडलाइन की हम बात करते हैं जिसको मैंने एक एग्जाम्पल की सहायता से यहाँ पर क्लियर किया है।
फॉर ए ब्रांच हाइड्रोकार्बन डिस्कनेक्शन द ब्रांच, यदि आपके पास कोई ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है उसका डिस्कनेक्शन आपको करना है, ठीक है। द ब्रांच पॉइंट CC बॉन्ड शुड बी डिस्कनेक्टेड विच लीड्स टू अनब्रांच्ड कार्बन सिंथोन रेडिली अवेलेबल इन लेबोरेटरी। तो देखिए इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए आपके पास कोई सिंपल यदि हाइड्रोकार्बन है तब तो कोई बात नहीं है, उसका डिस्कनेक्शन कहीं से भी कर सकते हैं हम। लेकिन यदि कोई ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है आपके पास, जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ये ब्रांचिंग के रूप में मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ा जाता है जिससे कि हमको अनब्रांच वाला सिंथोन मिल सके, अनब्रांच्ड कार्बन सिंथोन हमको ऑब्टेन हो सके। इसका मतलब जहाँ से ब्रांचिंग हो रही है उस वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ से ब्रांचिंग हो रही है, तो इस वाले पॉइंट से यदि हम यहाँ से जो बॉन्ड मैंने डिस्कनेक्ट किया इसको यदि हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो सिंथोन के रूप में हमको कहीं भी ब्रांचिंग ऑब्टेन नहीं हो रही, ठीक है। और जब ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन हमारे होते हैं तो जनरली डिस्कनेक्ट करते समय हमने यही ध्यान रखना होता है कि जहाँ से ब्रांचिंग हो रही होती है वो ब्रांचिंग अनब्रांच के रूप में हो जाए। दैट मीन्स नेक्स्ट टू ब्रांच कार्बन एटम वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको तोड़ना होता है, उसके रिगार्डिंग आपको सिंथोन ऑब्टेन करने पड़ते हैं और फिर इनके अकॉर्डिंग आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऐसे देखने पड़ते हैं जो कि लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल हों, ठीक है। ये रही हमारी गाइडलाइन। अब 12वीं गाइडलाइन की बात करते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है। इफ रिंग इज प्रेजेंट इन द टारगेट मॉलिक्यूल, यदि कोई टारगेट मॉलिक्यूल जिसे आप सिंथेसाइज करना चाहते हो उसमें कोई रिंग है, डिसकनेक्शन लीडिंग ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन रिंग एंड चेन इज प्रेफर्ड। इसका अर्थ यह हुआ, जैसे मैंने यहाँ कहा है ए इज प्रेफर्ड ओवर बी। मान लीजिए कोई टारगेट मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें रिंग है, जैसे ये टारगेट मॉलिक्यूल पूरा है, इसमें एक रिंग जुड़ी हुई है और ये इस रिंग से कोई लेटरल साइड में कोई भी चेन जुड़ी हुई है, ठीक है। और वहाँ पर आपको रिंग और चेन के बीच का बॉन्ड तोड़ना होता है। क्या तोड़ना होता है? रिंग और चेन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है आपको। दैट मीन्स ए वाला बॉन्ड आपको तोड़ना है, बी वाला बॉन्ड नहीं तोड़ना है। और उसी के अकॉर्डिंग आपको सिंथोन ऑब्टेन करने हैं और फिर उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ पर ऑब्टेन होंगे। जैसे यहाँ पर OH वाले कार्बन पर पॉजिटिव आएगा और इधर नेगेटिव आएगा। जब आप इसको तोड़ोगे तो देखिए यहाँ पर आपको इस वाले कार्बन पर तो क्या आएगा? नेगेटिव, और इस वाले कार्बन पर क्या आएगा जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ आएगा पॉजिटिव, क्योंकि OH की वजह से जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इधर पॉजिटिव और इधर आएगा नेगेटिव। जब इधर नेगेटिव आएगा तो उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा? रिंग पर माइनस हो तो उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम कोई भी गिरने रिएजेंट दैट मीन्स MgX यहाँ पर जोड़ सकते हैं। Mg के ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का जब आ गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा कीटोन में। और आपको खूब पता है कार्बोनिल कंपाउंड्स और गिरनियर रिएक्शन के बीच आसानी से, गिरनियर रिएजेंट के बीच या उसका कोई डेरिवेटिव होता है वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसानी से होती है। तो इस तरीके से यदि किसी टारगेट मॉलिक्यूल में कोई रिंग है और रिंग से कोई अदर लेटरल ग्रुप, लेटरल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कोई चेन जुड़ी हुई है तो आपको वहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना होता है। और कौन सा करना होता है? रिंग और चेन वाला। कौन सा? रिंग और चेन वाला। जब आप करोगे तो रिंग के ऊपर हमेशा और हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और वो भी ऑर्गेनो मैग्नीशियम वाला कोई भी डेरिवेटिव कंपाउंड हमको ऑब्टेन होगा, ठीक है। क्लियर? अगली गाइडलाइन की हम बात करते हैं। देखिए, it is worth to disconnect a molecule in middle instead if breaking at 1 or 2 carbon from the end। देखिए इसका मतलब क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल को बीच में से डिस्कनेक्ट करना अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम प्रेफरेबल कंडीशन देखें, कोई भी हमारे पास मान लीजिए एक लंबी कार्बन चेन युक्त तो कोई हाइड्रोकार्बन है और उसका यदि हम डिस्कनेक्शन करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखें
कि मान लीजिए वो सिमेट्रिक है तो वहाँ से आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीच में से तोड़ दें, उसका सिंथोन बना करके उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑब्टेन कर लें। प्रेफर वाली स्थिति ये होती है कि आप उस रिंग को ऐसे तोड़ें कि एक रिंग में तो 1 या 2 कार्बन या 3 कार्बन मैक्सिमम वाला आपका सिंथोन बने और दूसरी रिंग में बचे हुए कार्बन इंक्लूड हो जाएं। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस रिंग में 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर मैंने आपको दिख रहा है कि ये बीच में से तोड़ दिया। इट इज वर्थ टू डिस्कनेक्ट ए मॉलिक्यूल इन मिडिल इंस्टेड इफ ब्रेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकिंग एट 1 और 2 कार्बन फ्रॉम द एंड। आपको क्या करना होता है, सही तरीका वो होता है कि आप कितने भी लंबी चेन के हाइड्रोकार्बन हो तो एक तरफ आप 1 या 2 कार्बन छोड़ करके आप बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करा सकते हैं। मैक्सिमम 3 कार्बन। अब यहाँ तो बात यह है कि ये सिमेट्रिक हो रहा है एक तरीके से, तो यहाँ पर हमने एक तरफ तो 1 2 3 कार्बन है और दूसरी तरफ भी 1 2 3 है क्योंकि ये सिमेट्रिक कंपाउंड ले लिया है। लेकिन जब लंबी चेन हो तो आप ये ध्यान रखें कि एक तरफ आपको जो बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना होता है उधर कार्बन एटम 2 या 3 ही होने चाहिए और दूसरी तरफ हमारे कार्बन एटम ज़्यादा हो सकते हैं, इसको हम प्रेफर करते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ इस बॉन्ड को हम तोड़ देंगे तो ये बनेगा और ये सिंथोन बनेगा। इन दोनों के सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमारे पास ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के बीच आसानी से रिएक्शन होकर के दोबारा से हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इट इज बर्थ टू डिस्कनेक्ट ए मॉलिक्यूल इन मिडिल। मिडिल में से जो डिस्कनेक्ट करना होता है वो अच्छा नहीं होता। इंस्टेड बजाय इफ ब्रेकिंग एट 1 और 2 कार्बन फ्रॉम द एंड। अगर हम उसको 1 और 2 कार्बन मतलब पीछे से 1 या 2 कार्बन छोड़ते हुए हम उसको यदि तोड़ें तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। ठीक है, उसको हम प्रेफर करते हैं। अगर हम लास्ट गाइडलाइन की बात करें, जो मोस्टली गाइडलाइन हम जिनको यूज करते हैं उसका लास्ट है ये, इफ टारगेट मॉलिक्यूल इज हैविंग ए सिमेट्री देन इट शुड बी डिस्कनेक्टेड सिमेट्रिकली। इसका जो मैं अभी ऊपर बता रहा था आपको कि मान लीजिए यहाँ तो लंबी चेन जो थी वहाँ पर आपके यहाँ 6 कार्बन दिखाई दे रहे थे, इसलिए हमने सिमेट्रिकली इसको 3 में तोड़ लिया था। यदि मान लीजिए अलग अलग कार्बन होते, लंबी चेन होती, मान लीजिए 9 कार्बन होते या 11 या 10 कार्बन होते, तो वहाँ पर हम क्या करते, 2 कार्बन, इसका मतलब कोई एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम हैलाइड वहाँ पर हमारा बन जाता, दूसरी तरफ हमारा और दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाता। चूँकि यहाँ ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी कंपाउंड कैसा था, सिमेट्रिक, इसलिए हमने बीच वाले बॉन्ड को तोड़ दिया। नीचे वाली गाइडलाइन यही कह रही है, टारगेट मॉलिक्यूल इज हैविंग ए सिमेट्री, यदि उसमें सिमेट्री है देन इट शुड बी डिस्कनेक्टेड सिमेट्रिकली, तब आपको उस सिमेट्री को रखते हुए आपको सिमेट्रिकली इसको डिस्कनेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर आपको कोई टारगेट मॉलिक्यूल ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, फिर 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन टाइप की रिंग है जिसमें जो अल्फा पोजीशन है दोनों उन पर 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब हम यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए इस बॉन्ड को मैंने डिस्कनेक्ट किया है और डिस्कनेक्ट करने का मतलब CO बॉन्ड को डिस्कनेक्ट किया है। किधर भी कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, आपने कोई सा भी किया तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, एक तरफ क्योंकि आपको दिख रहा है इधर नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा, और जब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा इस नेगेटिव पर H जुड़ जाएगा तो यहाँ पर OH जोड़ देंगे। ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से ये कैसे कन्वर्ट हुआ। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, उसके बाद यहाँ पर देखें अब ये सिमेट्रिकल कंपाउंड आपको ऑब्टेन हो गया है। अब जब इसका डिस्कनेक्शन, यहाँ भी ये सिमेट्रिकल था, ठीक है, आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पर माइनस आया, यहाँ प्लस आया, आपने उसके अकॉर्डिंग ये बना दिया। अब जब सिमेट्रिकल कंपाउंड है इसको आगे डिस्कनेक्ट करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को जब आपको तोड़ना है तो यहाँ ध्यान रखें आपको सिमेट्री को मेंटेन रखना है। और सिमेट्री को कैसे मेंटेन रखेंगे, यहाँ शायद मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, 11cc डिस्कनेक्शन हो रहा है, आगे हम सीखेंगे 11cc क्या है, 12cc क्या है, 13cc क्या है। यहाँ 11cc डिस्कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, और वहाँ 11cc डिस्कनेक्शन के थ्रू हमको यहाँ से ये ऑब्टेन हो रहा है। मान लीजिए आपने
कौन सा बॉन्ड तोड़ दिया, आपने बॉन्ड तोड़ दिया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 1,1cc डिस्कनेक्शन से आप ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, सॉरी 1,1cc डिस्कनेक्शन से ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको ये भी ऑब्टेन हो जाएगा, COOET यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक ET ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा। ऐसे ही इधर से भी जब आप तोड़ोगे तो एक ET ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा। 1-2 की स्थिति भी यहाँ पर जनरेट हो सकती है, वहाँ पर हम ये वाला भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं। तो जहाँ कंपाउंड आपका सिमेट्रिकल हो तो वहाँ पर सिमेट्री को मेंटेन रखना होता है। यहाँ पर सिमेट्री कैसे मेंटेन रखी है, 1,1cc डिस्कनेक्शन जब कराया तो दोनों तरफ के इथाइल जो ग्रुप हैं वो इथाइल ग्रुप दोनों एक तरफ से क्या कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं। यदि हम 1,1 की बात करें तो ये वाला जो बॉन्ड है वो नहीं तोड़ा जाएगा। 1,1 ग्रुप डिस्कनेक्शन में इथाइल वाला बॉन्ड तोड़ करके ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा, जिससे कि इस कंपाउंड की सिमेट्री मेंटेन रहेगी। तो यहाँ बात हुई कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की। यहाँ इन गाइडलाइंस का यूज करते हुए आप ये बता सकते हैं कि हमें एक करेक्ट किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन करने का क्या ऑर्डर ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है। तो मेनली जो यहाँ आपको ध्यान रखना होता है वो मुख्यतः ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप डिस्कनेक्शन करा रहे हैं तो नेक्स्ट टू हेटेरोएटम वाला बॉन्ड तोड़ें, मोर रिएक्टिव ग्रुप को पहले डिस्कनेक्ट करें, ठीक है। सही ऑर्डर ऑफ इवेंट को फॉलो करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को पहले डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ऐसा कोई ग्रुप टारगेट मॉलिक्यूल में है जिसको इंट्रोड्यूस हम किसी रिएक्शन की सहायता से नहीं कर सकते तो उससे हम डिस्कनेक्ट नहीं करें। उसको कंटेनिंग करने वाला कोई सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम लेबोरेटरी में जो अवेलेबल हो उसका यूज करें। कोई भी डमी एमिनो ग्रुप आप ऐड कर सकते हैं, उस एमिनो ग्रुप को आप बाद में डाइजोटाइजेशन रिएक्शन से और रिडक्शन से हटा भी सकते हैं, ठीक है। ऑर्थो डेरिवेटिव प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन करने के लिए फ्राइस रीअरेंजमेंट और राइमर टीमान रिएक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अनवांटेड रिएक्शन या साइडवाइज रिएक्शन से बचने के लिए हमें ऐसे कीमो सेलेक्टिविटी या प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करना होता है, मतलब ऐसे सेलेक्टिव रीजेंट यूज में लेने होते हैं जिससे कि साइडवाइज रिएक्शन या अदर सब्सिडरी रिएक्शन ना हो सकें, जिससे कि टारगेट मॉलिक्यूल की यील्ड कम ना हो। ब्रांच हाइड्रोकार्बन को वहाँ से डिस्कनेक्ट आपको करना है जहाँ से ब्रांचिंग हो रही होती है, ठीक है। अगर रिंग और रिंग से लेटरल साइड में कोई भी चेन जुड़ी हुई है तो रिंग और चेन के बीच का बॉन्ड तोड़ना होता है। अगर आपका कंपाउंड कोई सिंपल हाइड्रोकार्बन है और वो ज़्यादा बड़ा कंपाउंड है और सिमेट्रिक ना होकर के अनसिमेट्रिक है तो पीछे से एक तो कार्बन वाला बॉन्ड तोड़ेंगे जिससे आपके पास सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑब्टेन हो जाएंगे, और सिमेट्रिक है तो आपको सिमेट्रिकली उस कंपाउंड को तोड़ना होता है, डिस्कनेक्ट करना होता है, जैसे यहाँ गाइडलाइन 13 और 14 से स्पष्ट है। आप कुछ एग्जाम्पल्स में आपको इन गाइडलाइंस का यूज करते हुए बोर्ड वर्क के द्वारा दिखाऊंगा, तब तक आप इस वीडियो को आसानी से देख करके इन गाइडलाइंस को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।